मूवी की शुरुआत में दुनिया के सबसे बहादुर और ताकतवर लड़ाकू सिपाही हरक्यूलिस की कहानी सुनाई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गॉड ज़्यूस और एक आम औरत का बेटा है, जिसकी वजह से वो आम आदमियों से बहुत ज्यादा ताकतवर और बहादुर है। लेकिन ये सब कहानियां मनगढ़ंत और फर्जी कहानियां होती हैं जो हरक्यूलिस के साथियों में से एक साथी आइलोस, जो हरक्यूलिस की गाथा है, दुनिया को सुनाता फिरता है, जिसमें वो हरक्यूलिस के 12 खतरनाक कारनामों के बारे में बताता है कि जब हरक्यूलिस ने अकेले ही बहुत सारे खतरनाक राक्षसों को अकेले मार गिराया था। और ये सब कहानियां वो इसलिए सुनाता था ताकि हरक्यूलिस को और शोहरत मिल सके और वो ज्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि असल में हरक्यूलिस और उसके साथी किराए के सिपाही होते हैं जो बड़ी बड़ी सल्तनत के साथ मिलकर जंग लड़ने के बदले में सोना लिया करते हैं। हरक्यूलिस के साथियों में से एक का नाम एम्फीरियस है, जो एक ज्योतिष है। दूसरे का नाम टेडियस, जो एक जानवर जैसा इंसान है और बहुत खतरनाक लड़ाकू है। तीसरे का नाम है अटोलिकस और आखिरी साथी जो एक लड़की है, उसका नाम एटलांटा है। एक तरफ ये सब झूठी कहानियां तो थीं, लेकिन हरक्यूलिस असल में भी बहुत ज्यादा ताकतवर और अकेले दर्जनों दुश्मनों से निपटने की काबिलियत और बहादुरी रखता था। तो फिर दिखाते हैं कि एक दिन किसी बादशाह के लिए लड़ने के बाद हरक्यूलिस और उसके साथी अपने ठिकाने पे होते हैं, जहाँ उनसे मिलने थ्रेस की राजकुमारी एर्जीनिया आती है और वहाँ आकर हरक्यूलिस को उसकी सल्तनत के लिए लड़ने का बोलती है, क्योंकि उसकी सल्तनत थ्रेस एक खतरनाक और क्रूर दुश्मन के साये में जी रही है और उसके हमले से थ्रेस सल्तनत नेस्तो नाबूद हो सकती है। वहीं एर्जीनिया इस काम के लिए हरक्यूलिस को यकीन दिलाती है कि थ्रेस के बादशाह कोटिस के पास बहुत सोना है और वो तुम्हें मुंह मांगा सोना दे सकते हैं। ये सुन के हरक्यूलिस और उसके साथी थ्रेस के साथ लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं और एर्जीनिया उनको अपने साथ अपनी सल्तनत ले जाती है, जहाँ बादशाह कोटिस हरक्यूलिस और उसके साथियों से मिलता है और उसको अपनी सल्तनत के बुरे हाल के बारे में बताता है कि रेसिस की ये जंग थ्रेस सल्तनत की फौजें खा गई है और सिपाहियों की कमी हो जाने की वजह से हमें फौज में किसानों और व्यापारियों को भर्ती करना पड़ा। और कहा जाता है कि रेसिस की फौज में इंसानी दरिंदे हैं जिनके दिमाग पे रेसिस ने जादू से कब्जा कर रखा है और वो थ्रेस के हर छोटे बड़े गांव में कत्लेआम मचा रहा है। तो इस जंग को खत्म करने और रेसिस को मारने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा और हमारी फौज, जिसमें सिपाहियों के बजाय किसान भर्ती हैं, उनको लड़ने और जंग पे जाने की तालीम देनी होगी। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि हरक्यूलिस और उसके सिपाही थ्रेस की नौसिखिया फौज को लड़ना और खुद की हिफाजत करने की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। यहाँ थ्रेस की फौज की ट्रेनिंग शुरू ही होती है, तभी राजा कोटिस के जासूस रेसिस की खबर लेकर आता है, जहाँ वो उनको बताता है कि रेसिस दोबारा हमला करने के लिए निकल चुका है और इस बार वो हमारे करीबी गांव को जलाकर राख करने वाला है। तो इस कत्लेआम को रोकने और रेसिस की फौज से लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक दिन का समय है, क्योंकि अगर हम कल सफर पे निकलेंगे तो रेसिस से पहले पहुंचकर उस गांव को रेसिस के कहर से बचा सकेंगे। लेकिन यहाँ हरक्यूलिस राजा कोटिस से कहता है कि आपकी फौज को लड़ाई सिखाने के लिए मुझे कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा। अगर अभी इस फौज के साथ जंग पे गए तो हमारी फौज का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये सब अभी नौसिखिए किसान हैं, सिपाही नहीं। लेकिन राजा कोटिस फौज को तैयार होने का वक्त नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मासूम लोगों से भरा गांव बचाना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। और ये बोलकर राजा कोटिस अगले दिन इस जंग के लिए निकलने का हुक्म दे देता है। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन राजा कोटिस हरक्यूलिस और अपनी फौज लेकर उस गाँव की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन जब तक वो लोग उस गाँव तक पहुँचते हैं, रेसिस की फौज उस गाँव को जलाकर राख कर चुकी थी और वहाँ रहने वाले सब मासूम लोगों का कत्लेआम भी हो चुका था। ये सब देखकर हरक्यूलिस फौज को पैदल आगे बढ़ने का बोलता है ताकि उस गांव के अंदर जा सके। लेकिन जैसे ही हरक्यूलिस अपने साथियों और उस फौज के साथ उस गांव के अंदर घुसता है तो वहाँ उनको पता चलता है कि वो लोग रेसिस के जाल में फंस चुके हैं और रेसिस की फौज उनको चारों तरफ से घेर चुकी है। तभी हरक्यूलिस फौरन फौज को ढाल बनाकर राजा कोटिस को महफूज रखने का हुक्म देता है और खुद अपने कुछ साथियों के साथ उस फौज का सामना करने खड़ा हो जाता है। ये देखकर रेसिस की फौज हमला करती है और उनमें से एक सिपाही भागता हुआ हरक्यूलिस को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन हरक्यूलिस उसको एक ही मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो सिपाही दूर जाकर गिरता है और मारा जाता है। ये देखकर थ्रेस की फौज में भी जज्बा पैदा हो जाता है और वो भी रेसिस की फौज का डटकर सामना करने की हिम्मत उनके अंदर आ जाती है। और वहीं हरक्यूलिस और उसके साथी अकेले ही पूरी दुश्मन फौज पे टूट पड़ते हैं और सबको बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। लेकिन दुश्मन की तादाद ज्यादा होने की वजह से रेसिस की फौज थ्रेस के सिपाहियों की ढाल तक पहुंच जाते हैं और राजा कोटिस को मारने के लिए ढाल तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं हरक्यूलिस भी दुश्मन से लड़ने के साथ साथ राजा कोटिस को महफूज रखने के लिए सिपाहियों को हुक्म दे रहा होता है, लेकिन थ्रेस के सिपाही जो अभी नौसिखिए थे वो ज्यादा देर दुश्मन फौज के आगे नहीं टिक पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से थ्रेस के काफी सारे सिपाही भी मारे जा रहे होते हैं। और दुश्मन फौज जब राजा कोटिस तक पहुंचने ही वाली होती है, तभी एम्फीरियस अपने घोड़े के साथ जुड़ी बग्घी लेकर वहां आ जाता है, जिसमें 2 बड़ी तलवारें लगी होती हैं, जिसकी मदद से वो राजा कोटिस तक पहुंचने वाले दुश्मन सिपाहियों को दूर रखने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं हरक्यूलिस भी दूसरे घोड़े के साथ रेसिस
की फौज का सफाया कर रहा होता है, जो देखकर दुश्मन फौज पीछे हटना शुरू हो जाती है और अपनी जान बचाकर वापस भाग जाती है। लेकिन फिर भी इस हमले में थ्रेस के काफी सारे सिपाही मारे जाते हैं, जिसके बाद राजा कोर्टेस हरक्लिस की वजह से दुश्मन को मार भगाने के बाद हरक्लिस की जाबाजी से बहुत खुश होता है और हरक्लिस के कहने के मुताबिक थ्रेस की फौज को दोबारा से जंग में उतरने से पहले उनकी जंगी तालीम पूरी करने के लिए पूरा वक्त देने के लिए मान जाता है, ताकि उनको लड़ाई के साथ साथ जंग लड़ने की तकनीक भी सिखा सके। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि राजा कोर्टेस के लिए हरक्लिस और उसके साथी थ्रेस की फौज को फिर से ट्रेन करना शुरू करते हैं, ताकि रेसिस और उसकी फौज का जड़ से खात्मा कर सके। जहाँ हरक्लिस अपने साथियों के साथ मिलकर सब सिपाहियों को तलवारबाजी, तीरंदाजी और इंसानी ढाल बनाने की तकनीक सिखाता है, जिसके साथ वो लोग जंग में दुश्मन का डटकर सामना कर सकें। और जब हरक्लिस थ्रेस की फौज को पूरी तरह से जंग के लिए तैयार कर देता है, तो फिर से राजा कोर्टेस रेसिस और उसकी फौज को खत्म करने के लिए जंग पे जाने के लिए निकल जाता है। और इस बार थ्रेस की फौज पहले से बहुत ज्यादा काबिल और लड़ाकू बन चुकी थी, जिनको जंगी तालीम खुद हरक्लिस ने ही दी थी। फिर एक जगह आकर थ्रेस की फौज रुक जाती है, जहाँ उनको रेसिस और उसकी फौज के होने की खबर मिली थी। तभी वहाँ रेसिस खुद अपनी फौज के साथ आ जाता है और पहले राजा कोर्टेस के पास आकर उसको हथियार डालकर सरेंडर करने का बोलता है, क्योंकि रेसिस की फौज थ्रेस की फौज से 3 गुना ज्यादा होती है। लेकिन राजा कोर्टेस उसको हथियार डालने के बजाय जंग करने का बोलता है, तो रेसिस गुस्से में वापस पीछे अपनी फौज तक चला जाता है और अपनी फौज को हमला करने का हुक्म दे देता है। वहीं हरक्लिस भी थ्रेस की फौज को जंग के लिए अपनी पोजीशन लेने का बोलता है और ढाल दीवार बनाकर राजा कोर्टेस को महफूज करने का हुक्म देता है। इतने में रेसिस की फौज उन तक पहुंचने ही वाली होती है, तभी हरक्लिस के इशारे से एटलांटा और टेडियस घोड़ों पे सवार होकर तीरंदाज सिपाहियों के साथ रेसिस की फौज पे हमला कर देते हैं, जिनके तीरों से रेसिस के काफी सारे सिपाही मारे जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग रुकते नहीं हैं और थ्रेस की फौज तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद दोबारा से हरक्लिस अपने साथियों के साथ दुश्मन का डट के सामना करता है। और क्योंकि इस बार थ्रेस की फौज पूरी तरह जंगी तालीम के साथ तैयार होती है, वो भी रेसिस के सिपाहियों को भारी टक्कर दे रहे होते हैं और किसी को भी ढाल दीवार तोड़कर अंदर घुसने नहीं देते। वहीं हरक्लिस भी अपने साथियों के साथ रेसिस की फौज को मिट्टी चटा रहा होता है और देखते देखते रेसिस की फौज फिर से पीछे हटना शुरू हो जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है। ये देखकर रेसिस गुस्से में अकेले राजा कोर्टेस को मारने उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन हरक्लिस वहाँ रेसिस को उसके घोड़े के साथ ही उठाकर पटक देता है, जिसके बाद रेसिस और उसके कुछ जिंदा बचे सिपाहियों को कैदी बनाकर राजा कोर्टेस अपने राज्य वापस ले जाता है। तो कैद में जाने से पहले रेसिस हरक्लिस से बात करता है और उसको बताता है कि तुमने एक मुल्क को गुलाम बनाने में एक जालिम का साथ दिया है और जिस गांव को तुमने जला हुआ देखा था वो मैंने नहीं बल्कि राजा कोर्टेस ने जलवाए थे, और उस गांव में होने वाला कत्लेआम भी राजा कोर्टेस के हुक्म से किया गया था, ना कि मेरे हुक्म से। ये सुनने के बाद हरक्लिस थोड़ा शक में आ जाता है और फिर जंग जीतने के बाद होने वाले जश्न में हरक्लिस अर्जीनिया की आंखों में रेसिस के लिए हमदर्दी देखता है। तो हरक्लिस का शक और पक्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्जीनिया को अकेले में रोककर उसको सच बताने पे मजबूर करता है। तो वहाँ हरक्लिस को पता लगता है कि असल में राजा कोर्टेस ही इस जंग के लिए जिम्मेदार है। और इस सब में अर्जीनिया अपने फादर राजा कोर्टेस का साथ इसलिए दे रही होती है क्योंकि वो जानती है कि उसका बाप एक खतरनाक जालिम इंसान है, जो तख्त और ताकत के लिए पहले भी अपने भाई का कत्ल करके थ्रेस की राजगद्दी पे कब्जा कर चुका था। और अब जब अर्जीनिया का बेटा विरासतन थ्रेस का होने वाला राजा है, तो कोर्टेस ने अपनी बेटी अर्जीनिया को धमकी देकर अपना साथ किया हुआ था कि अगर वो कोर्टेस का साथ नहीं देगी तो वो उसके बेटे एरियस को भी जान से मार डालेगा। ये सब बात चलते अचानक राजा कोर्टेस का सिपह सलार भी वहाँ आ जाता है, जो हरक्लिस को बताता है कि राजा कोर्टेस उससे मिलना चाहते हैं। तो हरक्लिस, जो कोर्टेस की असलियत जान चुका था, वो उससे मिलने चला जाता है। तो वहाँ कोर्टेस हरक्लिस को थ्रेस की फौज का सिपह सलार बनकर कोर्टेस के बुरे कामों का भागीदार बनने की दावत देता है, लेकिन हरक्लिस उसकी ये दावत ठुकरा देता है। तो कोर्टेस हरक्लिस को उसका सोना देकर अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने का बोलता है। वहाँ से जाते हुए हरक्लिस अर्जीनिया और उसके बेटे एरियस के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि थ्रेस सल्तनत के साथ साथ अर्जीनिया और उसका बेटा भी कोर्टेस के जुल्म का शिकार है। तो हरक्लिस सोना लेकर वहाँ से जाने के बजाय वापस महल के अंदर चला जाता है, ताकि कोर्टेस को मारकर थ्रेस की सल्तनत का नया राजा अर्जीनिया के बेटे एरियस को बना सके, जो एक अच्छा राजा बनकर सल्तनत को संभालेगा। लेकिन महल के अंदर जाते ही थ्रेस के बहुत सारे सिपाही आकर हरक्लिस और उसके साथियों को घेर लेते हैं। तभी कोर्टेस भी वहाँ आ जाता है और हरक्लिस को बेहोश करके उसके साथियों के साथ साथ अर्जीनिया और उसके बेटे को भी कैद में बंद कर दिया जाता है। और फिर जब हरक्लिस को होश आता है तो राजा कोर्टेस वहाँ सबको मौत की सजा देता है, जिसके लिए वो सबसे पहले अपनी बेटी अर्जीनिया का सर धड़ से अलग करने के लिए कैद से निकलवाता है, क्योंकि कोर्टेस की नजर में वो गद्दार हो चुकी थी, क्योंकि उसने सब सच्चाई हरक्लिस को बता दी थी। ये सब देखकर हरक्लिस गुस्से से पागल हो रहा होता है और जब अर्जीनिया को कत्ल करने के लिए तैयारी की जा रही होती है, तब हरक्लिस
कोर्टेस अपनी असली ताकत पहचानने की कोशिश करता है, जहाँ वो लोहे की मजबूत बेड़ियों को अपने हाथों की ताकत से ही तोड़ देता है और अर्जीनिया का सर कलम होने से पहले ही उसको मरने से बचा लेता है। ये देखकर कोर्टेस अपने खूंखार भेड़ियों को हरक्यूलिस पे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और वो तीनों भेड़िए हरक्यूलिस को मारने और चीरने के लिए उस पे हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जीनिया कैद में से हरक्यूलिस के बाकी साथियों को निकालने में लगी होती है और हरक्यूलिस जो उन भेड़ियों से लड़ने में बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अकेला ही उन तीनों भेड़ियों को जान से मार डालता है और फिर हरक्यूलिस सबको लेकर उस कैद खाने से बाहर आता है और वहाँ मौजूद सारे सिपाहियों से निपटता हुआ कोर्टेस को खत्म करने के लिए महल के बाहर तक पहुँचता है। तो वहाँ कोर्टेस अपनी पूरी फौज के साथ हरक्यूलिस को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है, जिसके साथ उसने एरियस को भी मारने के लिए पकड़ रखा था। जिसके बाद कोर्टेस हरक्यूलिस को हथियार डालकर उसके सामने झुकने का बोलता है और उसकी बात अगर नहीं मानी गई तो वो एरियस को मार डालेगा। लेकिन तभी ऑटोलिकस छुपके से आकर उन सिपाहियों को मार डालता है जिन्होंने एरियस को पकड़ा हुआ था। ये देखकर एरियस भी सिपाहियों से आजाद होकर अपनी माँ अर्जीनिया की तरफ भागना शुरू करता है। तो यहाँ टेडियस आकर एरियस की ढाल बन जाता है और उसको महफूज अपनी माँ तक पहुँचा देता है। लेकिन इस सब के बीच टेडियस भी तीर का वार खा चुका होता है, लेकिन फिर भी वो उस तीरंदाज सिपाहियों की टुकड़ी को मारने उसकी तरफ भागता है, जहाँ टेडियस तीर के वार खाते हुए भी उस पूरी टुकड़ी को मार डालता है, लेकिन खुद भी जिंदा नहीं बच पाता। टेडियस की मौत की वजह से हरक्यूलिस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि टेडियस उसका बहुत ही भरोसेमंद साथी था। और दूसरी तरफ हरक्यूलिस के बाकी साथी दुश्मन फौज को रोके रखने के लिए उनके रास्ते में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से हरक्यूलिस और उसके साथियों को वहाँ थोड़ा वक्त मिल जाता है। लेकिन हरक्यूलिस जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो फिर से अपनी ताकत का एक कारनामा दिखाता है और उस महल के दरवाजे पे बनी विशाल मूर्ति को अपने हाथों से तोड़कर दुश्मन फौज पे गिरा देता है। तो उस मूर्ति के टूटे हुए भारी भरकम टुकड़ों से दुश्मन फौज को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन उस मूर्ति के एक और बड़े टुकड़े से कोर्टेस बहुत बुरी मौत मारा जाता है। और आखिर में थ्रेस की फौज हरक्यूलिस का ये कारनामा और कोर्टेस की मौत देखने के बाद पूरी सेना हरक्यूलिस के आगे झुक जाती है और कोर्टेस की मौत के बाद थ्रेस सल्तनत का नया राजा एरियस को बना दिया जाता है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।